दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। जी हां, आज भारत की बात में देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात पर देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। जी हां, आज यानी कि 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। जी हां, व्यापारियों के संगठन केट ने जीएसटी को आसान बनाने की मांग को लेकर इस भारत बंद का ऐलान किया है। जी हां, इसी के साथ एआईटीडब्ल्यूए ने केट के समर्थन में आज ही के दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। केट के महासचिव प्रवीण खंडेवाल का कहना है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और फिर जीएसटी परिषद से जीएसटी के कठोर प्रावधानों को खत्म करने की मांग को लेकर आज यानी कि 26 फरवरी को देश भर में 1500 से ज्यादा स्थानों पर धरना दिया जाएगा। जी हां, इस भारत बंद में देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों में अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन का आज 93वें दिन पर पहुंच गया है। सिंगू के साथ टिकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हां, इस बीच किसान संगठनों ने देश के राजधानी दिल्ली में दूध और सब्जी आपूर्ति बंद करने की धमकी दी है। जी हां, टिकरी बॉर्डर पर जुटे प्रदर्शनकारी निसंग सिखों ने ऐलान किया है कि अभी तो दिल्ली के 4 रास्ते को ही बंद किया गया है, आने वाले दिनों में अब अन्य सभी रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ दिल्ली में दूध और सब्जी की आपूर्ति भी रोक दी जाएगी। किसान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो फिर दिल्ली के सभी 90 रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। निहंग सिखों ने मंच से ऐलान किया है। जी हां, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि धरना प्रदर्शन की आगे की कड़ी में दिल्ली में दूध और सब्जियों की आपूर्ति नहीं होने दी जाएगी। दोस्तों होटलों और घरों में बचे खाने वाले तेल से बायोडीजल बनाया जाएगा। जी हां, होटल से खाना फ्राई करने के बाद बचे हुए तेल का कोई भी उपयोग नहीं होता है, जिसे अंत में फेंकना ही पड़ता है। इसे इस्तेमाल में लाने के लिए सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसमें बचे हुए तेल से बायोडीजल बनाया जा रहा है। जी हां, बायोडीजल गाड़ियों को स्वच्छ और सुविधाजनक ईंधन का स्रोत मुहैया कराते हैं। बायोडीजल को सोयाबीन ऑयल, चर्बी और फिर अन्य तरह के रिसाइकिल कुकिंग ऑयल से बनाया जाता है। कुकिंग ऑयल ईंधन को अच्छा रिन्यूएबल सोर्स माना जाता है, जो आसानी से चलता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का घमासान अपने चरम पर है। इस बीच पश्चिम बंगाल में बेहद सक्रिय हो चुकी भारतीय जनता पार्टी के अभियान को धार देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती देने आगामी 2 मार्च को मालदा जाएंगे। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के मालदा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के साथ ही एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। जी हां, भाजपा में कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी बिहार, हैदराबाद, छत्तीसगढ़ तथा केरल में भी अपनी धमाकेदार शैली में चुनावी सभाओं को संबोधित करने के साथ ही भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भी शिरकत की थी। दोस्तों अगर आप भी सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं तो फिर सावधान हो जाइए। जी हां, केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए बीते 1 साल में कई विवाद पैदा हुए हैं। जी हां, चाहे वो किसी टीवी सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करना हो, या फिर झूठे वीडियो पोस्ट संदेश फैलाकर दंगे करवाना, या फिर किसी भी भ्रामक तथ्य के जरिए किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाना हो। जी हां, ओटीटी प्लेटफॉर्म बाद में माफी मांगकर सामग्री हटाने या फिर नीतियां बदलकर बचते रहे हैं, लेकिन अब इन्हें सरकारी गाइडलाइंस मानना पड़ेगा। इसके अलावा ट्विटर विवाद से नाराज सरकार अब सोशल मीडिया कंपनियों को नियंत्रण करने के लिए भी नए नियम लाने की तैयारी कर रही है। जी अब ऐसा मुमकिन है कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई फर्जी संदेश किसने और फिर कब चलाया, सरकार ये जान सकेगी। जी हां, सोशल मीडिया, ओटीटी और न्यूज वेबसाइट के लिए नए नियमों के बारे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर घोषणा करेंगे। दोस्तों बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अभूतपूर्व ढंग से विरोध प्रदर्शन किया है। जी हां, तेल के बढ़ते दामों के विरोध में आज ममता बनर्जी हाजरा से नब्बा इलेक्ट्रिक स्कूटी से सफर किया। तेल के दामों के विरोध में ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटी का इस्तेमाल किया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं वह भयावह है। इस देश को मोदी सरकार बिक्री कर दे रही है। जी हां, पूरे देश को मोदी और अमित बाबू बिक्री कर रहे हैं। जी हां, ये
जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी सरकार है। यह सरकार देश का सर्वनाश कर दिया है। इस सरकार का पतन चाहिए। स्टेडियम का नाम भी बदल दे रहा है, नहीं जानते कि कब देश का नाम बदल देंगे। जी हां, उन्होंने कहा है कि वे शाम को घर वापस भी स्कूटी से ही जाएंगे। सीएम ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर से कल करीब 11 बजे कालीघाट स्थित अपने आवास से रवाना हुई। वे हाजरा से नब्बा तक गई। जी हां, राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम स्कूटी चला रहे थे और ममता बनर्जी उनके पीछे बैठी हुई थी। जी हां, उनके साथ लगभग 16 से 17 इलेक्ट्रिक स्कूटी थी। तेल के दामों में बढ़ोतरी से लोगों का इसे खरीद पाना मुश्किल हो रहा है। इलेक्ट्रिक स्कूटी से ममता बनर्जी की यात्रा केंद्र सरकार पर तंज की तरह है। इस तरीके का फैसला लेकर ममता बनर्जी ने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के लाभार्थी के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अब आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड मुफ्त में ले सकेंगे। जी हां, यानी कि इसके लिए अब कोई भी शुल्क, कोई भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। जी हां, इससे पहले कार्ड के लिए 30 रुपए लिए जाते थे। लाइव मीट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्ड के जरिए ही लाभार्थी अपना इलाज फ्री में करा सकते हैं। जी हां, लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर मिलता है। अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो फिर आप CSC से बनवा सकते हैं। हालांकि इस कार्ड का डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको 15 रुपए देने होंगे। दोस्तों, आपने ड्यूटी के दौरान पुलिस को खाकी वर्दी में तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जगह ऐसे भी है जो खाकी की जगह सफेद वर्दी पहनी जाती है। हालांकि ब्रिटिश शासन में भारत में वर्दी सफेद हुआ करती थी, लेकिन जल्द गंदा हो जाने की वजह से इसके रंग में बदलाव किया गया और वर्दी का रंग खाकी हो गया। अंग्रेज अफसर सर हेली लम्सडेन ने खाकी रंग की पुलिस वर्दी को साल 1847 में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनाया था। जहां उसके बाद से भारतीय पुलिस में वर्दी का रंग खाकी है। यूं तो देश के सभी राज्यों में खाकी रंग की वर्दी पहनी जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में पुलिस खाकी वर्दी नहीं पहनती है, लेकिन कोलकाता पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्यों सफेद वर्दी पहनी जाती है। तो बताया जाता है कि सभी पुलिस की तरह कोलकाता पुलिस को भी खाकी रंग की वर्दी पहनने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। इसके पीछे उनका तर्क था कि कोलकाता तटीय इलाके हैं जहां नमी के साथ बहुत गर्मी पड़ती है, इस लिहाज से सफेद रंग की वर्दी बेहतर होती है। जहां इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, जिसमें सूरज की रोशनी परावर्तित हो जाती है और ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं या फिर सफर करने वाले हैं तो फिर आपके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि ट्रेन यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है। जी हां, रेलवे द्वारा जारी बयान के मुताबिक कम दूरी की ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया गया है। जी हां, रेलवे का किराया बढ़ाने के पीछे का तर्क यह है कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए किराए में बढ़ोतरी की गई है, ताकि ट्रेनों में ज्यादा न चले। जी हां, रेलवे द्वारा बढ़ाए गए किराए का असर 30 से 40 किलोमीटर तक का सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने बताया कि बढ़ने वाला किराए का असर केवल 3% ट्रेनों पर पड़ेगा। जहां इंडियन रेलवे ने कहा है कि कोरोना का प्रकोप अब भी मौजूद है और प्रस्ताव में कुछ राज्यों में कोरोना की स्थिति बिगड़ गई है। ऐसे में बढ़े हुए किराए को ट्रेनों में भीड़ को रोकने और कोरोना को फैलाने से रोकने के लिए रेलवे की सक्रियता के रूप में देखा जाना चाहिए। रेलवे के मुताबिक पहले से ही यात्री की हर यात्रा में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जी हां, टिकटों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। तो आपको बता दूं कि आखिर कितना महंगा होगा। तो रेलवे के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतों को समान दूरी के लिए चलने वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए के आधार पर तय किया जाएगा। यानी कि अब यात्रियों को छोटी यात्रा के लिए भी मेल एक्सप्रेस के बराबर का किराया देना होगा। जी हां, ऐसे में 30 से 40 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले पैसेंजर को अब ज्यादा किराया देना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत आधी हो सकती है? जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। यदि मोदी सरकार पेट्रोल को GST के दायरे में ले आए तो फिर आम आदमी को राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके संकेत भी दिए हैं। GST की उच्च दर पर भी पेट्रोल डीजल को रखा जाए तो फिर मौजूदा कीमतों में घटकर आधी रह जाएगी। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और फिर राज्य वेट वसूलते हैं। इन दोनों की दरें इतनी ज्यादा है कि 35
35 रुपए का पेट्रोल विभिन्न राज्यों में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच रहा है। 23 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 93 पैसा पर पहुंच गया। जी अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 95 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अभी पेट्रोल बिक रहा है। इस पर केंद्र सरकार ने 33 रुपए लीटर पेट्रोल और 32 रुपए लीटर डीजल का उत्पादन शुल्क लगाया है। जी हां, यह तब है जबकि देश में जीएसटी लागू है। जी हां, जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। तब राज्यों की उच्च निर्भरता के कारण पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया था। जी हां, अब निर्मला सीतारमण ने ईंधन की कीमतों को नीचे लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त सहयोग का आह्वान किया है। अगर पेट्रोलियम उत्पादकों को जीएसटी के तहत शामिल किया जाता है तो फिर देश भर में ईंधन की एक समान कीमत होगी, यानी कि पेट्रोल की पूरे देश में एक समान कीमत होगी। दोस्तों, किसान आंदोलन और कृषि सुधारों को लेकर देश में चल रहे बवाल के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। जो इस साल यानी कि 2020-21 के दौरान देश में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना जताई गई है। जो कृषि मंत्रालय की ओर से 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान में ये आंकड़े सामने आए हैं। जो इस साल अनाज का कुल उत्पादन 30 करोड़ 30 टन होने का अनुमान लगाया गया है। यह पिछले साल यानी कि 2019-20 के मुकाबले करीब 58 लाख टन ज्यादा है। जी हाँ, देश में कुल अनाज उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा धान और फिर गेहूं का आता है। लिहाजा इस साल इन दोनों फसलों के भी रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है। धान का उत्पादन 12 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले 5 साल के औसत की तुलना में करीब 78 लाख टन ज्यादा है। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राहुल गांधी के सीएए विरोधी रुख को असम के कांग्रेस कार्यकर्ता नए तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जी हां, पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएए विरोधी संदेशों वाले तकरीबन 1 लाख गमछे इकट्ठे किए हैं। सफेद और फिर लाल रंग वाले असम के पारंपरिक गमछे पर यह संदेश पार्टी कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन के जरिए इकट्ठा कर रहे हैं। जी हां, कई पार्टी नेताओं ने भी इन गमछों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इनमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे और फिर पार्टी सांसद गौरव गोगोई भी शामिल है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा है कि एकता और समृद्ध भविष्य के लिए हमारी आशाएं जिंदा है। विभाजनकारी ताकतों को जवाब देने के लिए आम लोग खड़े हुए हैं। यह उत्साहजनक है कि महज कुछ दिनों के भीतर ही हमने सीएए विरोधी संदेशों वाले 1 लाख से ज्यादा गमछे इकट्ठा कर लिए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, यहां पुलिस ने परिवार की एक ऐसी बहू को गिरफ्तार किया है जिसने अपने ही मां के साथ मिलकर अपने ससुराल वालों को ही लूट लिया। जी हां, पुलिस ने मां बेटी दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला को पता लगा कि उसके ससुराल वाले के पास काफी नकदी और जेवरात हैं। इस बात को लेकर उसने अपनी मां से भी बात की। जी हां, लूट की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही बहू, उसकी मां और फिर उनके साथ ने घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को जब लूट की खबर दी गई तो फिर जांच के दौरान ससुराल वालों ने बताया कि लूट में एक महिला और फिर बदमाश शामिल थे। लूटने वाले बदमाशों ने परिवार के सभी लोगों को जहर भी दिया। जी हां, पुलिस ने सर्वेलांस और फिर मुखबिर के जरिए जब गहनता से जांच की तो फिर लुटेरे बहू की सच्चाई सामने आ गई। जी हां, लूट के दौरान जो महिलाएं शामिल थी वो कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बहू थी। जी हां, पुलिस ने आरोपी बहू और फिर उसकी मां को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, एक वेबसाइट पर दावा किया गया है कि सरकार प्रधानमंत्री योजना लोन के तहत कोई भी व्यक्ति 1-2 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि सरकार ने इस खबर को फर्जी बताया है और लोगों से इस पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। जी हां, सरकारी संस्था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने इस खबर का विश्लेषण किया। जी हां, पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में इस खबर को फेक या फिर फर्जी करार दिया है। जी हां, पीआईबी ने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट पर यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री योजना लोन के तहत उपभोक्ता 1-2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है। पीआईबी ने लिखा है कि यह वेबसाइट फर्जी है। जी, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री योजना लोन जैसी कोई भी वेबसाइट नहीं चला रही है और कोई भी योजना नहीं चला रही है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर या फिर सूचना आई है तो फिर आप इस पर गौर ना करें, यह बिल्कुल फेक है, फर्जी है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एवं राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने बुधवार को आरोप लगाया है कि भाजपा सभी हदों को पार करते हुए अब अस्पतालों और स्टेडियमों तक नाम बदल रही है। जी, उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है, जो कि दर्शाता है कि अहमदाबाद में स्टेडियम का नाम बदले जाने को उनकी मंजूरी प्राप्त थी। आपको बता दें कि अहमदाबाद में बुधवार को सरदार पटेल स्टेडियम का उद्घाटन हुआ और उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। जी हाँ, जो अब
आपको केडीबी लाइव के माध्यम से कल भी बताया गया था। जी हां, नवाब मलिक ने कहा है कि यह खुशी की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में बना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नाम बदलने की अपनी होड़ में भाजपा सारी हदें पार कर रही है। इससे पहले उन्होंने शहरों के नाम बदले और अब तो भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों के नाम वाले अस्पतालों और स्टेडियमों के नाम तक बदले जा रहे हैं। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत की वकालत की है। जी उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान जैसे देश भारत से अलग हो गए थे और आज संकट में हैं। यह बात उन्होंने हैदराबाद में आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह में कही है। जी उन्होंने कहा है कि अखंड भारत हिंदू धर्म के माध्यम से ही संभव है। जी उन्होंने यह भी कहा है कि यह बलपूर्वक नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गौरवशाली अखंड भारत बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए देशभक्ति को जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत को एक बार फिर से एकजुट होने की जरूरत है। जी हां, सभी विभाजित भागों भारत के जो अब खुद को भारत के नहीं कहते हैं, उन्हें और अधिक इसकी आवश्यकता है। मोहन भागवत ने कहा है कि अखंड भारत की कल्पना संभव है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने देश के विभाजन से पहले गंभीर संदेश जताया था कि क्या ऐसे विभाजित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। अगर आप इस देश के विभाजन के 6 महीने पहले पूछते तो किसी को अनुमान नहीं होता। दोस्तों, ऑटोमोबाइल कंपनी यामाहा अब जल्द ही भारतीय बाजार में अपने 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर E01 और EC05 को लॉन्च करने वाली है। जी हां, खबरों के मुताबिक कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर E01 और फिर EC05 को ट्रेडमार्क करने के लिए भेज दिया है। हालांकि सूचना मिल रही है कि अभी यामाहा ने इलेक्ट्रिक स्कूटर E02 के ट्रेडमार्क करने के लिए आवेदन ही नहीं किया है। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में फिर गोधरा से सियासत तीर चल रही है। जी हां, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। जी हां, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने फिर से गोधरा की सभा में लव जिहाद के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि आगामी बजट सत्र में सरकार विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। लव जिहाद के नाम पर हिंदू धर्म की लड़कियों का जबरन धर्मांतरण किया जाता है, जिसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश की तरह ही अब गुजरात में भी कानून बनाए जाएंगे। जी हां, विजय रूपाणी ने कहा है कि शहरों की जनता ने कांग्रेस की गुटबाजी, अंतरकलह तथा गुजरात विरोधी की राजनीति से परेशान होकर अब उसे विपक्षी दल के लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के शासन में अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब होते गए। दोस्तों, तबलीगी जमात का मरकज निजामुद्दीन का ताला खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जी हां, याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जी हां, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि निजामुद्दीन मरकज परिसर को धार्मिक आयोजन के लिए खोला जा सकता है। जून 2020 के बाद से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए थे। जी हां, दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि निजामुद्दीन मरकज में ज्यादातर विदेशी जमातियों को बरी कर दिया गया है और वे अपने वतन भी वापस लौट चुके हैं। इस मामले में कई मामले विचाराधीन हैं। जी हां, और उसमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन धार्मिक प्रतिष्ठान को लंबे समय तक बंद रखना गैर जरूरी है। जी हां, तबलीगी मरकज निजामुद्दीन के मुखिया मौलाना साद समेत कई लोगों के खिलाफ कोरोना महामारी के दौरान नियमों के अवहेलना के मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि देश विदेश से मरकज में आए लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया और कोरोना फैलाया। दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार ने आम लोगों और फिर खासकर हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में चढ़ाने का सपना दिखाया था और हकीकत में किसी को इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल भरा सके। जी हां, गौरव वल्लभ ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मुद्दों से भटकाकर लोगों को भ्रमित कर रही है ताकि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जनता के बीच चर्चा ही नहीं हो। हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने के मुद्दे पर चुटकी लेते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि महज नाम बदलने से हालात और माहौल नहीं बदलने वाला है। केंद्र सरकार जीडीपी का मतलब गैस, डीजल और पेट्रोल मान रही है और यही कारण है कि लगातार इनकी कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसमें देश की हालात में सुधार नहीं होगा और न ही आर्थिक परिदृश्य बदलेगा। यह बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन के तहत गुरुवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कर रहे थे। उस दौरान गौरव वल्लभ ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जहां रिकॉर्ड बना रही है, वही गैस की कीमतें 75 दिन में 175 रुपए बढ़ गई है।
दोस्तों हरी सब्जियां इंसान के सेहत के लिए नहीं बल्कि कार, ऑटो और फिर एसयूवी के लिए भी गुणकारी है। जी हाँ, चौंकी नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने भले ही किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन किचन से निकलने वाली हरी सब्जियों का कचरा पेट्रोल और डीजल की मांग को कम करने में सहायक होगा। दरअसल अब सब्जियों के कचरे से ईंधन यानी कि फ्यूल बनाने जा रहा है, जो सीएनजी की तरह काम करेगा और गाड़ियां सड़कों पर फर्राटे से दौड़ेगी। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में सब्जी से सीएनजी बनाने वाला प्लांट हैदराबाद की बोयिनपल्ली मंडी में मौजूद बायोगैस प्लांट के मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। जी हां, हैदराबाद बोयिनपल्ली मंडी में सब्जी के कचरे से बायोगैस बनाकर बिजली उत्पादन की परियोजना से उत्साहित होकर केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जियों से कचरे से सीएनजी बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। दोस्तों महाराष्ट्र में शहर के नाम को बदलने को लेकर एक नए राजनीतिक विवाद शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। काफी सालों से औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की मांग की जा रही है, जिस पर कांग्रेस एनसीपी विरोध कर रही है। जहां इस मामले पर बुधवार को मुंबई में मीडिया से बात करते हुए औरंगाबाद का नाम जल्द ही बदलने पर शिवसेना सांसद संजय राउत विश्वास जताया है। उनसे शहर के नाम बदलने की मांग को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर तो किसी भी हालत में जरूरी होगा। जहां नाम बदलने पर कोई शंका नहीं है। संजय राउत के इस बयान से महाविकास अघाड़ी में फिर से विवाद शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिर कैबिनेट मंत्री बाला साहेब थोरात, पूर्व मंत्री अशोक चौहान, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार शिवसेना द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलने की भूमिका पर अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। इस बारे में कई बार शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस को ताने भी मारे हैं। जी सामना में लिखा था कि कांग्रेस नेता मुस्लिम वोट के छिन जाने के डर से नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं। भारत का संविधान सेकुलर है, इसलिए बाबर, औरंगजेब, शाहिस्ते खान, ओबीसी जैसे लोगों को सेकुलर कैसे माने। जी हां, औरंगजेब को दूसरे धर्म से नफरत रही है, उसने सिख पर, हिंदुओं पर अत्याचार किया है। ऐसे इंसानों की यादें हम क्यों सजो कर रखें? ऐसा सवाल भी संजय राउत ने कांग्रेस से किया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।